वेलकम मित्रों, मैं अविनाश आर्यन फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक छोटे से टॉपिक को लेकर। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन काउंसिल NTTPTT कोर्स के छोटे टॉपिक बालक के जीवन में खेल के महत्व को लेकर के, क्योंकि ये बहुत कोमल टॉपिक है। इसको पेरेंट्स और बच्चों में इसको लेकर हमेशा मतभेद रहता है। पेरेंट्स का कहना होता है खेलो मत, पढ़ो, सिर्फ पढ़ो पढ़ो। अरे पढ़ो, ये पढ़ो शब्द सुन के बच्चे उब जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। और खेल का महत्व पेरेंट्स, खास करके हमारे देहात के पेरेंट्स, शहरों के पेरेंट्स में तो ये नॉलेज होती है कि खेल उनके विकास में एक योगदान निभाता है, लेकिन देहात के पेरेंट्स जिनको नया नया पढ़ाने का भूत सवार होता है, उनको तो समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि ये खेल बेकार है। तो उनके लिए, और हमारे देहात के भी और शहर के भी कुछ पेरेंट्स हैं, या फिर ये टॉपिक है जो बच्चियाँ NTTPTT कोर्स कर रहे हैं उनके लिए। चलिए, तो बालक के जीवन में खेल के महत्व में हम लोग चलते हैं कि बालक के जीवन में खेल के महत्व है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयुक्त विचार के लिए खेल महत्वपूर्ण है। इसमें पहला आता है, इनको हम कुछ भागों में कर लेते हैं, खेल को कुछ भागों में बांट लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। पहला, क्रियात्मक विकास जो खेल से होता है। दूसरा, शारीरिक विकास जो खेलने से मिलता है। तीसरा, संगी साथियों का समायोजन, यानी उनके साथ कैसे तालमेल बिठा के रखें, ये तीसरा टॉपिक है, ये भी हमको खेल से ही मिलता है। चौथा, संवेगों का रेचन यानी संवेग यानी कि भावना का आदान प्रदान, ये भी हमको खेल से मिलता है। पांचवा, अन्वेषण प्रवृत्ति का विकास, यानी कि किसी को ऑब्जर्व करना, सोचना किसी के विषय में, या किसी को कैसे सपोर्ट करे, ये सारी चीजें है ना, खेल से मिलता है। छठा है, खेलों का शैक्षणिक महत्व, यानी खेल का हमारे शिक्षा से क्या महत्व है, शिक्षा में क्या योगदान है। सातवां, स्वयं का विकास करना, इसमें नेतृत्व का भी क्षमता इसी में विकसित होता है। आठवां, भाषा का विकास, यानी किस खेल में हमको कितना लिमिट शब्द को बोलना है, इतना ही बोलना है, इससे ज़्यादा नहीं, यानी किस खेल में कितने शब्द बोलने हैं। उसी तरह से हमारे व्यक्तित्व में रहता है कि किस काम में किस जगह पर कितने शब्दों का इस्तेमाल करना है, कितने शब्दों का नहीं करना है, ये इसी में आ जाते हैं। नौवां, भविष्य की भूमिका का अभ्यास, मतलब खेल से पता चलता है कि हमको आगे भविष्य खेलना है, उस दाव पे से खेलना है ताकि हम खेल जीत सकते हैं। उस तरह से वो अपने जीवन में भी इस रचना का इस्तेमाल करेंगे और अपने भविष्य को की भूमिका को वो तय कर पाएंगे, निर्धारित कर पाएंगे कि हमको अपने भविष्य में कैसे आगे बढ़ना है। संज्ञात्मक विकास भी उनका होता है, डेवलपमेंट जो होता है। उसके आगे है 11, नैतिक विकास। नैतिक यानी कि जिसको आप लोग आम भाषा में बोल चाल संस्कार ये सब रखते हैं। 12, विभिन्न समायोजन में सहायता। 13, खेल अनुभव प्रदान करते हैं। चौथा, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, ये सारा चीज़ होता है। अब खेल में साथ ही साथ इसमें हम लोग प्रोजेक्ट भी होता है, डाल्टन भी होता है ना। खेल में मॉन्टेसरी प्रणाली भी होता है ना। इन सबों का भी अध्ययन करेंगे। चलिए हम एक एक करके इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्लास थोड़ी लंबी होगी, इसके लिए चिंता ना करें, पूरा देखें और पूरे ज्ञान को अर्जित करें। अब इसमें क्रियात्मक विकास कैसे होता है। खेल के माध्यम से बालकों को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का अवसर प्राप्त होता है तथा विभिन्न क्रियात्मक कौशलों का अभ्यास का अवसर प्रदान होता है। क्रियात्मक विकास के लिए उपयुक्त समय पर अभ्यास आवश्यक होता है और तथा खेल उप अभ्यास का अवसर प्रदान करता है। इसी में दूसरा आता है शारीरिक विकास। ये शारीरिक विकास कैसे होता है, तो खेल द्वारा मांसपेशियों का व्यायाम हो जाता है, एक्सरसाइज। भोजन के पचने में ये खेल सहायक होता है। भूख अच्छी लगाती है
तथा इस प्रकार बालक के शारीरिक विकास में खेल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटा शिशु यद्यपि चल नहीं सकता, फिर भी वह लेटकर हाथ पांव चलाकर खेलता है, जिससे उसके शरीर का व्यायाम होता है। खेलों में रक्त संचार बढ़ता है, उत्सर्जी पदार्थों के शरीर से निकलने में सहायक होता है। वस्तुतः खेल व्यायाम का कार्य करता है। खेल व्यायाम का कार्य करता है जो शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गाँव देहात में एक भस्सा है, अरे बच्चा है छोटा, उसको हमेशा गोदी में रखते हो, अरे उसको मिट्टी में छोड़ दो, मिट्टी लगेगा, शरीर मजबूत होगा, हड्डी मजबूत होगा। बात सही है, वो मिट्टी में रहेगा, गिरेगा, उठेगा, चलेगा, उसकी एक्टिविटीज़ मजबूत होंगे, है ना। उसके शारीरिक क्रियाएं जो हैं एक्टिव होंगे, शरीर के प्रत्येक अंगों में रक्त जो है दौड़ लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि शरीर के अंदर हीट उत्पन्न होगा। जब शरीर के अंदर हीट उत्पन्न होगा तो जो शरीर से उस प्रकार के तत्व है जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाने चाहिए, वो पसीना के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। ये खेल का महत्व हुआ दूसरा। तीसरा, संगी साथियों का समायोजन। हम उम्र अनेक बच्चों के साथ खेलते समय उसे विभिन्न बालकों के साथ समायोजन सीखने का अवसर प्रदान होता है। उसमें सामाजिकता का विकास होता है। अनेक बालकों के संपर्क में आने पर एक दूसरे के विचार, भावनाओं का आदान प्रदान होता है। बालक में नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ता है, लीडरशिप बढ़ता है, अज्ञापन, सामूहिकता आदि गुणों का विकास होता है। अर्थात वो 10 बच्चों की टीम को कैसे नेतृत्व करेगा, कैसे डील करेगा, उनको कैसे मोटिवेट कर सकता है, ये भी क्षमता उसके अंदर आता है। संवेग का रेचन होता है। चौथा, संवेग का रेचन होता है। फ्रांस एंड एरिक्सन के अनुसार खेल के द्वारा विगत संवेगों के दुखद प्रभाव से मुक्ति मिलती है तथा विगत निराशा को खेल दूर करती है। जब बालक इस तनाव से मुक्त हो जाता है तो वो वर्तमान जीवन की समस्याओं से अधिक क्षमतापूर्वक मुकाबला कर पाता है, योग्य बनता है। इसी आधार पर अनेक मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सकों ने बालकों को गंभीर समस्याओं से निराकरण के लिए खेल को सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है। अभी सोचिए ना, जब अधिक डिप्रेशन में होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं, और आप उसी समय बच्चों के झुंड में चले जाइए, छोटा बैट बॉल खेल लीजिए, क्रिकेट खेल लीजिए, पिट्टू खेल लीजिए, लुका छिपी खेल लीजिए, देखिए थोड़ी देर के बाद सारे टेंशन को आप भूल जाएंगे। तो खेल संवेग का रेचन होता है, जो आपके मन में जो संवेदना है उसको दूर कर देता है, उद्वेगना को दूर कर देता है। इस प्रकार खेल का बालक के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। खेल का शैक्षणिक महत्व क्या है? खेल के माध्यम से शिक्षा का महत्व अनेकों शिक्षाविदों ने स्वीकार किया है। इसमें फ्रोवेल, मैडम मंटेसरी का नाम अग्रणी है। फ्रोवेल, दूसरा मैडम मंटेसरी का नाम अग्रसर है। वस्तुतः खेल शिक्षा को सरल, रुचिकर एवं आसान बनाते हैं। खेल से शिक्षा भी आसान हो जाता है। खेलों के द्वारा बालक अपने वातावरण की वस्तुओं, स्थितियों, सूचनाओं का आसानी से समझ विकसित करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। खेल द्वारा शिक्षण प्रणाली को भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कहानी, कविता के रूप में कठिन पाठ भी आसान बनाकर बच्चों को कंठस्थ कराए जा सकते हैं। खेल शैक्षणिक, रचनात्मक या सृजनात्मक क्रियाओं में विकास में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सातवां आता है स्वयं का विकास। खेल के मैदान में बालक को उसी व्यक्तित्व मान्यता प्रदान करता है। वहाँ बालक अपनी क्षमताओं को खुलकर
प्रकट कर पाता है तथा उतना स्तर स्वयं दूसरे से तुलना कर सुधारने का प्रयत्न भी करता है। व्यक्ति के रूप में अपनी रुचि समझाना, प्रकट करना ये भी करता है। स्वयं के बारे में उसकी अपनी धारणा भी खेलों के माध्यम से प्रकट होती है। बच्चे एक साथ जब क्रिकेट खेल में खेलते हैं और सभी फील्डर होते हैं तो उनमें ये होता है कि मैं भी फील्डर हूँ, वो भी फील्डर है, वो भी फील्डर है, लेकिन मैं उन सबों में कैसे अच्छा करूँ, कैसे बेहतर करूँ, कैसे कठिन से कठिन कैच को लूँ ताकि लोग ये कहे कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट। और वो वहाँ से कोशिश करना शुरू करता है कि मैं बेस्ट कैसे करूँ, मैं इन सबों में सिद्ध कैसे करूँ कि आई एम द बेस्ट। और यह भावना उसमें विकसित होता है और अपना विकास वो करना शुरू कर देता है, क्योंकि अपने पर मेहनत करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि नहीं फलाना से मैं अभी कम हूँ, तो मैं थोड़ा और मेहनत करूँ ताकि उसके बराबर हो जाऊँ। 8वां है भाषा का विकास। इसमें भाषा का विकास भी होता है। आरंभ से ही बालक अपने सबसे अधिक भाषा का प्रयोग अपने मित्र समूहों के साथ करता है। वस्तुतः वहाँ उसे भाषा की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। बालक के शब्दकोश में नित्य नए शब्द संगी संगतियों से भी या शब्द दोष से आकर जुड़ते हैं। नए शब्दों का प्रयोग भी बालक मित्र समूह में ही आजमाता है। अब किसी को गाली देना हो तो क्या अपने बुजुर्गों के बीच में गाली देगा? नहीं, ये दुर्गुण है, लेकिन ये फ्रैंक भी करता है, क्योंकि वहाँ उन्हें कोई सही करने वाला अथवा टोकने वाला नहीं होता है। तो वहाँ पे वो कोई भी बात बेबाकी से रख सकते हैं। तो वहाँ पे कैपेसिटी विकसित होती है कि अगर कोई गलत है तो गलत को विरोध करने की भी बेबाकी से क्षमता पैदा करता है। वहाँ से वो उसकी क्षमता विकसित होती है कि गलत को गलत, सही को सही वो कह सकता है। जैसे खेल में किसी ने गलत किया, चीट किया, तो हाँ ऐसा थोड़ी ना कि तू काहे चीट किया, ये कैसे कह दिया कि चीट किया, काहे कह दिया कि चीट किया, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए वो बेबाकी से उसको कह सकता है कि तुम गलत हो तो गलत हो। तो वहाँ पे वो क्षमता उसकी विकसित हो जाती है कि हाँ वो किसी को बेबाकी से रख सकता है अपनी भावनाओं को किसी के सामने। 9वां है भविष्य की भूमिका का अभ्यास। खेल के माध्यम से बालक अपनी भविष्य में अपनाई जाने वाली भूमिका का अभ्यास भी करता है। स्वयं अपने लिए तय की गई भूमिका को की तुलना खेल खेल में वो अन्य बालकों द्वारा अपनाई गई भूमिका से करते हैं। इस प्रकार उन्हें अनेक विकल्प प्राप्त होते हैं। इस विकल्पों से ही उचित भूमिका का चुनाव होता है। ये रहे 9वां। 10 में संज्ञानात्मक विकास में सहायता। संज्ञानात्मक विकास में सहायता जिया पियाजे के अनुसार खेलों के माध्यम से बालकों में संज्ञानात्मक विकास में सहायता मिलती है। खेल के द्वारा बालक अपनी क्षमताओं तथा अर्जित कौशलों के स्तर की जांच करता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना को जो बालक में सीखी है उसका उपयोग तथा अभ्यास करता है। खेल उसे अभ्यास तथा उपयोग का अवसर प्रदान करता है। 9वां है नैतिक विकास में खेलों का योगदान। खेल में बालक खेल के नियमों पर चलता है, तभी उसे खेल समूह में स्थान तथा मान्यता मिलता है। यहीं से वह समाज द्वारा नैतिक मूल्यों से परिचित होता है तथा उन्हें स्वीकार करना सीखना पड़ता है। निष्पक्षता, सत्य, आत्मसंयम, बड़ों का सम्मान, छोटों की भूलों को भूल जाना, अपनी हार मुस्कुराकर स्वीकार करना, यह सभी नैतिक मूल्य बालक खेल के समूह में ही सीखता है। समूह नैतिक मूल्य न मानने पर बालक को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका अस्तित्व इनके बीच असंयत हो जाता है। खेल के मैदान में वही बालक सर्वाधिक लोकप्रियता पाता है जो नैतिक मूल्यों को स्वीकार कर व्यवहार में लाता है।
अतः प्रत्येक बालक समूह द्वारा स्वीकृत करने की लालसा रखता है, अतः स्वतः ही नैतिक मूल्यों को अपना लेता है। मतलब अपनी भाषा में हम समझते हैं, हर खेल का एक नियम होता है और उस नियम पर सभी खिलाड़ी को चलना होता है। अगर उस नियम से वो हट गए तो उनको समूह के सारे लोग तिरस्कार कर देते हैं, मतलब वहाँ से छांट देते हैं। अगर वो नियम के विरोध खेलते हैं तो भी लोग उनको नहीं खिलाता है उस समूह के, तो वहाँ पे मजबूरन उनको उस नियमों को मानना पड़ता है, जिससे उनमें नियम पर चलने की क्षमता हो जाती है। दूसरा, जीवन में हार और जीत का भी सामना वहीं से सीखने को मिलता है। जो कभी हार का सामना नहीं किया, उसको छोटी सी हार उसके मौत के बराबर हो जाता है। लेकिन छोटे छोटे खेल में ही हार और जीत को झेलते और मुस्कुराकर सहते सहते जीवन में भी वो बड़े से बड़े हार और जीत को आसानी से झेल सकता है। ये क्षमता विकसित होता है खेल में। चलिए, ये तो हो गया नैतिक विकास। अब चलते हैं विभिन्न समायोजन में सहायक। बालक के खेल उसे विभिन्न शारीरिक, क्रियात्मक, संवेदनात्मक, सामुदायिक गुण इत्यादि प्रदान करता है और ये सभी खेल से संभव होता है। उनके जीवन में आने वाले विभिन्न समायोजन को आसानी से स्थापित करने में सहायता करता है। निर्णय लेना, समस्या का समाधान करना बालक खेल के मैदान में सीखता है। परिवार में, स्कूल में तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों में बालक के सामाजिक नैतिक गुण का, उसका शारीरिक विकास समायोजन में खेल में सरल हो जाता है। तरह चलते हैं, खेल अनुभव प्रदान करता है। बात सही है कि खेल में अनुभव भी प्रदान होता है। खेल के दौरान बालक अनेक ऐसे अनुभव प्राप्त करते हैं जो घर, स्कूल, किताब इत्यादि में नहीं मिलते हैं। वो अपना वातावरण स्वयं अन्वेषण करता है, यानी वहाँ का माहौल कैसा है, हमको कैसे रहना है ना। साथियों, अभिभावकों तथा अन्य परिचितों के बारे में धारणाएं स्थापित करता है। पशु, पक्षी, जीव जंतु, जानवर इत्यादि प्रकृति को करीब से देखकर उसे उसके बारे में ज्ञान बढ़ाता है। खेल के अनुभव उसके मौलिक अनुभव होते हैं जो उस पर बड़ों द्वारा प्रत्यारोपित नहीं होते हैं। बड़ों द्वारा कोई सख्ती से नियम नहीं लगाए जाते हैं। खेल का एक अपना ही नियम होता है। ये अनुभव उसके सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं तथा बौद्धिक विकास के क्षेत्र में भी सहायक होते हैं। चौथा आता है रचनात्मक प्रवृत्ति। रचनात्मक प्रवृत्ति खेल बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करता है। खेल में नयापन लाने की प्रवृत्ति, बालक की अवस्था बदलने अथवा साथ साथ बदलने की क्षमता भी उत्पन्न होती है। प्रयोगात्मक अनुभव बालक को सदैव अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। यही प्रयोगात्मक अनुभव बालक को रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करता है। खेल का महत्व स्वीकार करने के पश्चात विद्वानों ने खेल को अनेक शिक्षण विधियों का आधार बनाया और इस शिक्षण विधियों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत शारीरिक, मानसिक क्षमताओं का अध्ययन करता है। खेल पर आधारित विधियाँ इस प्रकार हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली, ये एक प्रकार के खेल का पढ़ाई है। इस प्रणाली में कई ये योजनाएं ले ली जाती है। हर बालक अपनी क्षमता के अनुसार एक योजना का कार्य लेते हैं और इस पद्धति में बालक की व्यक्तित्व एवं सामूहिक दोनों प्रकार की उन्नति होती है और वो खेल खेल में ही वे जीवन के समस्याओं को हल करने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है डाल्टन योजना। इस योजना में बालकों को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य बांट दिया जाता है। बालक सामूहिक रूप से ये कार्य करते हैं। तीसरा है मॉन्टेसरी प्रणाली। मॉन्टेसरी प्रणाली में छोटे छोटे बालकों को खेल द्वारा
शिक्षा दी जाती है। छोटे बच्चे खेल से अधिक रुचि लेते हैं। अनेक प्रकार की रंग बिरंगी सामूहिक क्रियाओं द्वारा बच्चे लिखना, पढ़ना, गिनती अथवा सामान्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। समस्त कार्य खेल द्वारा किया जाता है। इसको हम लोग मोंटेसरी पद्धति कहते हैं। चलिए इस तरह हम लोग खेल को समझें। खेल में अनेक बारीकियों को समझा मैंने, और फिर विदा दीजिए अपने दोस्त अविनाश आर्यन को।